हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और हमारे इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होते हैं वो आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ल्यूसेंट जीके। ठीक है, ल्यूसेंट जीके का ज्योग्राफी का पार्ट हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये इसका फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। और पूरा जो ये कोर्स चलेगा उसका नाम है 20 आवर्स ल्यूसेंट जीके ज्योग्राफी कोर्स। ठीक है, तो 20 आवर में पूरी की पूरी ल्यूसेंट की ज्योग्राफी जो है वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये है उसका पहला लेक्चर या आप कह सकते हैं डेमो लेक्चर दोस्तों। तो आप देखिए, इस लेक्चर को कंप्लीट देखना दोस्तों और आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है या किस तरीके से ये पूरा का पूरा कोर्स चलेगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। उसके बाद हम सेकंड पार्ट इसका लेके आएंगे लाइक डिसलाइक का रेशियो देखते हुए। ऑलराइट। सो जो ज्योग्राफी की बुक में मीन्स ल्यूसेंट की बुक में ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें जो मुझे काम की लगी वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इसके साथ ही मैं बताऊंगा आपको की नोट्स। अब ये की नोट्स क्या हैं? की नोट्स ऐसे दोस्तों ऐसे प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम में पूछे, पिछले एग्जाम में भी पूछे गए होंगे और जिनके आने की संभावनाएं और प्रश्नों से ज़्यादा होती हैं, वो होंगे की नोट्स। ठीक है, तो उनको आप कॉपी में भी लिखते जाएंगे। तो एक कॉपी पेन पकड़ के भी आप बैठिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है हिकेटियस इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ये हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट हाईलाइट से इसको स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने जो आता है वो है हिकेटियस इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हेकेटियस को कहा जाता है और उनकी एक बुक है जो कि फेमस बुक है, तो गैस पीरियोडोस। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो आप हेकेटियस लिख देंगे। और हु हैज रिटन द बुक गैस पीरियोडोस, तो आप हेकेटियस लिख देंगे। ठीक है, फिर आ जाता है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज वाज द फर्स्ट टू ट्राई टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या होता है? देखो दोस्तों, जैसे कि ये अर्थ है, इसमें बहुत सारे लैटिट्यूड पास होते हैं। जो सेंटर से लैटिट्यूड होकर गुजरता है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो जो ये सेंटर से लाइन जाती है अर्थ के, इसको इक्वेटर कहते हैं। तो इसको पहली बार इसको नापने का जो ट्राई किया था वो किया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, एंड ऑल्सो ट्राई टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। तो जैसे ये अर्थ है, इसका जो ये सर्कमफ्रेंस मीन्स आउटर बाउंड्री है, उसको भी कैलकुलेट करने का कोशिश किया था इरेटोस्थनीज ने। हेंस ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जियोडेसी। और उनकी एक बुक थी जियोग्राफी का। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हिपाकस, हिपाकस वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइडेड द सर्कल इनटू 360 डिग्री। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, कोई भी सर्किल होता है, सर्किल में जो टोटल एंगल उसका बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। तो सर्किल का एंगल होता है 360 डिग्री का। ये चीज़ आज हम पढ़ते हैं, लेकिन जिसने इस चीज़ को इसको सर्किल को डिवाइड किया था पहली बार 360 डिग्री में, वो था हिपाकस, जिसने कि बताया था कि सर्कल टोटली 360 डिग्री एंगल में विभाजित होता है, हिपाकस। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर चलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉलिटिक्स वाले लेक्चर में दोस्तों। तो ल्यूसेंट का एक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन करके भी लेक्चर हमने बनाने की सीरीज तैयार किया है, 20 आवर्स ल्यूसेंट पॉलिटिक्स वाली। अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर मैंने ल्यूसेंट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन करके डाला हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके, उसमें भी एक ही लेक्चर अभी पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो थे वो पॉलिटिक्स के फादर माने जाते हैं। जो ही वॉज द फर्स्ट थिंकर हु रोट अबाउट द शेप ऑफ अर्थ एज बीइंग स्फेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ साउंड रीजनिंग। तो इन्होंने साउंड रीजनिंग के बेसिस पे पहली बार ऐसी थ्योरी दी थी या ऐसा प्रपोज किया था कि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल गोला है अर्थ। ठीक है, इससे पहले माना जाता था कि अर्थ जो है वो स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगल शेप में है ये चीज़। तो ये इल्यूजन जो था इसको तोड़ा था एरिस्टोटल ने और उन्होंने एक अपनी थ्योरी में बताया था कि नहीं, अर्थ जो है वो स्पेरिकल है। साउंड रीजनिंग के बेसिस पे ये बात उन्होंने कही थी। बाद में ये चीज़ प्रूव करते हैं न्यूटन। ठीक है, फिर आ जाता है, फिर ऐसे कुछ टॉलेमी के बारे में है। टॉलेमी के बारे में कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हिस्टोरिया नेचुरलिया इज द फेमस बुक ऑफ लिनी। तो यहाँ पर से ये पूछ सकता है कि हिस्टोरिया नेचुरलिया किसने लिखी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं लिनी ने लिखी है, या हिस्टोरिया नेचुरलिया
किस उसकी बुक है, ठीक है, किस चीज़ की बुक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, किससे रिलेटेड बुक है, तो आप इसमें लिखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिस्टोरिया नेचुरलिया। ओके दोस्तों, और लिनी ने इसको लिखा है। फिर थेल्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राई टू मेजर द अर्थ। तो पहली बार जो अर्थ को मेजर करने की कोशिश करी थी वो करी थी थेल्स ने। फिर है एनेक्सिमेंडर वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ मैप्स एंड ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कार्टोप्रेफर। कार्टोप्रेफर लिखा है दोस्तों बुक में, कार्टोग्राफर होगा, ठीक है। तो कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप्स रीडिंग का काम करते हैं या मैप्स बनाने का काम करते हैं, उनको कार्टोग्राफर कहा जाता है। और पहला ऐसा कार्टोग्राफर था पूरे विश्व का एनेक्सिमेंडर। इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम मैप बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाता है, अब देखो थेल्स ने क्या काम किया था, थेल्स ने अर्थ के मेजरमेंट का काम किया था। एनेक्सिमेंडर ने क्या किया था, मैप बनाने का काम किया था। हेंस थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर आर कंसीडर एज फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी का फादर माना जाता है थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर को, क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी को एज ए मैथमेटिकल टूल, ठीक है, मैथमेटिक्स की मदद से जो है ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की इन्होंने कोशिश करी। अर्थ का मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स की सहायता लेनी है। इसी तरीके से आप मैप्स को भी ड्रॉ करते हैं, तो उसको जब उसमें प्रिसीजन लेते हैं, आप मैप्स को छोटा दिखाते हैं बड़े एरिया को, तो उसमें भी आपको मैथमेटिक की जरूरत पड़ती है। हेंस दे आर कॉल्ड एज द फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। तो ये भी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर आर कॉल्ड एज द फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। फिर अगला पॉइंट चलते हैं। हेरोडोटस इज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राई टू ड्रॉ मेरिडियंस ऑन द मैप, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने कोई भी मैप देखा होगा, उसमें कुछ लाइन्स ऐसे ऊपर से नीचे वर्टिकली जाती हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर को जाती हैं, तो उनको ही कहा जाता है मेरिडियन। तो पहली बार मैप्स में मेरिडियन बनाने का जो काम था वो हेरोडोटस ने किया था, ठीक है। मैप्स किसने बनाए थे, थेल्स ने सबसे पहली बार, और उसमें मेरिडियन बनाने का काम जो किया था हेरोडोटस ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये काम किया था हेरोडोटस ने। अब देखो दोस्तों 300 एडी से 1200 एडी, ठीक है, एडी तक का जो टाइम था, ठीक है, 300 एडी से 1200 एडी तक का जो टाइम था, इट इज कंसिडर्ड डार्क एज इन क्रिश्चियन कंट्रीज। तो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो उस टाइम पे इसको डार्क एज कहा जाता है, 300 एडी से 1200 एडी के टाइम पीरियड को। अब ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो पाया था, कोई भी नई डिस्कवरीज, नई थ्योरीज नहीं आई सामने हमारे, इसलिए जो है यूरोपियन एरा इसको 300 से 1200 एडी को डार्क एज कहती है, ठीक है। डार्क एज मीन्स अंधकारमय समय, ठीक है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं था दोस्तों। इस टाइम पे 300 एडी से 1200 एडी आप देखोगे, अगर इंडिया की बात करूं या सेंट्रल एशिया की मैं बात करूं, तो बहुत ज़्यादा जो है रिवॉल्यूशन इंडिया और सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है। किस तरीके से वो देखते हैं, पहले हम देखते हैं इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी हमने देख लिया क्या क्या था कंसेप्ट ज्योग्राफी का, तो इंडिया में इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इन ऋग्वेदा द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी है दैट ऋग्वेदा इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, ऑलराइट, ये याद रखना। फिर देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्स। देखो तो ऋग्वेदा जो कि एक ओल्डेस्ट टेक्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, उसमें स्टार्स का डिस्क्रिप्शन, स्टार्स का जिक्र देखने को हमें मिलता है, और स्टार्स का जिक्र अभी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली। फिर इंडियन एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स अराउंड 600 बीसी। अगर हम देखें, देखो 600 बीसी के आसपास जो है वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी, जो कि बुद्धा का एज था 600 बीसी के आसपास। और ऋग्वेदा ऑल्सो डिस्क्राइब 5 सीजन्स इन इंडिया। ऋग्वेदा में 5 जो सीजन्स होते हैं उनका भी वर्णन किया गया है। फिर चलते हैं आगे। द फेमस इंडियन जोग्राफर आर्यभट्ट बोर्न इन 476 एडी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो 476 एडी, 300 एडी से 1200 एडी के बीच आता है 476 एडी। तो ये तो क्रिश्चियन कंट्रीज में या हम कहें तो यूरोपियन कंट्रीज में डार्क एज था, लेकिन इंडिया में उस टाइम पे पैदा हुए थे आर्यभट्ट। आपको पता होगा कि आर्यभट्ट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो आर्यभट्ट पैदा हुए थे एंड ही टोल्ड दैट अर्थ इज द स्फेरिकल बॉडी। तो इन्होंने भी यही बात सामने लाई कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप की है, और उन्होंने इसका एक सरकमफ्रेंस, जो मैंने कहा था कि सरकमफ्रेंस भी नापने का किसी ने कोशिश किया था, तो यहाँ पर आर्यभट्ट ने भी यही चीज की थी, और इन्होंने बताया था कि अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है वो 24,835 माइल्स है, ठीक है, विच इज वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट कैलकुलेशन 24,901। अभी जो साइंटिस्ट मानते हैं इस अर्थ का सरकमफ्रेंस 24,901 है, और
476 एडी में, ठीक है, आज से लगभग 1500-1600 साल पहले जो है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी क्लोज रीडिंग इन्होंने उस टाइम पे ही निकाली थी अर्थ का सरकमफ्रेंस, ठीक है, वो भी बिना किसी आधुनिक यंत्रों के, ठीक है। तो और उनकी फेमस बुक थी आर्यभट्टयम। और द हिंदी, और जो हिंदी का टर्म, हिंदी में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं। ये शब्द भूगोल जो है वो पहली बार आर्यभट्ट की ही बुक में यूज हुआ था, जिस बुक का नाम था सूर्य सिद्धांत। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य सिद्धांत ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप लिख देंगे आर्यभट्ट। और आर्यभट्टियम जो पुस्तक है वो तो आपको नाम से पता चल जाएगा, आर्यभट्ट। और ये भूगोल जो पहला शब्द है वो भी फर्स्ट टाइम उनकी ही बुक सूर्य सिद्धांत में प्रयोग में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ है काम की आर्यभट्ट के बारे में। तो ये तो आप आर्यभट्ट को तो आप मतलब मान के चले कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और वैसे भी। फिर आ जाता है वारह मिहिर। वारह मिहिर वाज आल्सो जोग्राफर ऑफ इंडिया आफ्टर आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट की डेथ के बाद जो है वो एक फिगर में आते हैं वारह मिहिर, और इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो जानकारी थी इन्होंने वारह मिहिर ने अपनी पुस्तक में दी थी, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास काम का नहीं है इनके बारे में ज़्यादा डीप में पढ़ना। फिर आ जाते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त वाज आल्सो स्पेशल फिगर। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त ने एक बुक लिखी थी ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य, ठीक है। तो ये दोनों इनकी पुस्तकें हैं, ये आप याद रखिएगा। ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य जो है वो ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी, और बाकी इतना कुछ खास इसमें है नहीं जानने को। फिर भास्कराचार्य। भास्कराचार्य रॉड सिद्धांत शिरोमणि एंड कर्ण कौतूहल। तो आप ये बुक के नाम यार याद रखो, क्योंकि बुक के नाम बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो सिद्धांत शिरोमणि एंड कर्ण कौतूहल जो पुस्तकें थी वो भास्कराचार्य ने लिखी हैं। एंड ही कैलकुलेटेड द एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स अकॉर्डिंग टू हिम अर्थ इज स्पेरिकल एंड अट्रैक्ट एवरीथिंग बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। लीलावती एंड बीज गणित आर इज फेमस बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। तो देखो इन्होंने एक तो सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कौतूहल थी जो कि एस्ट्रोनॉमिकल जो हेवनली बॉडीज हैं उनके कैलकुलेशन के सिद्धांत पे थी, और उनके अकॉर्डिंग जो है वो अर्थ स्पेरिकल शेप की थी, और जो भी अर्थ अपनी ओर खींचती है वो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग खींचती है। ये थ्योरी भास्कराचार्य ने पहले ही दी थी, बाकी इसको आगे न्यूटन ने प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। तो प्रूफ ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, इसीलिए जो है अभी हम देखेंगे तो इनका जो नाम है वो फिजिक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने थ्योरिटिकल वाइज बता दिया था दैट कुछ फोर्स है करके। तो ये फाइनली जो ग्रेविटेशन नाम दिया था ये न्यूटन ने दिया था इसको। फिर और इनके मैथमेटिशियन भी थे भास्कराचार्य, तो इनकी मैथमेटिक्स में बुक है लीलावती एंड बीजगणित, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। फिर इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज जम्बू द्वीप इन पुराणाज, ठीक है। तो पुराण में इंडिया का जो नाम है वो जम्बू द्वीप आपको देखने को मिलता है, और जो ईस्टर्न कोस्ट था यानी कि जो ईस्टर्न हिस्सा था इंडिया का उसको महेंद्र मलई कहा जाता था एंशियंट इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया को जम्बू द्वीप और ईस्टर्न पार्ट को इसके मलई द्वीप कहा जाता था। फिर द अर्ली इंडियन ज्योग्राफिकर हेल्ड दैट प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू उज्जैन। तो जो पुराने जोग्राफर्स थे हमारे वो ये बिलीव रखते थे जो कि प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। बहुत सारी जैसे ये अर्थ है उसमें बहुत सारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो आते हैं, बहुत सारी जो है मेरिडियंस आती हैं, तो उनमें से एक प्राइम मेरिडियन होती है जो कि मेन मेरिडियन होती है। तो पुराने टाइम में माना जाता था कि वो उज्जैन से पास होती है करके, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये तो हमने देख लिया दोस्तों इंडिया का कॉन्सेप्ट कि इंडिया में उस टाइम पे किस किस तरीके से डेवलपमेंट हुए थे। सिमिलर काइंड ऑफ डेवलपमेंट ज्योग्राफी के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में इस दौरान देखने को मिलते हैं 300 से 1200 एडी के बीच, जब वैकेंट एरा था, डार्क एरा था क्रिश्चियन कंट्रीज में। तो इंडिया एज वेल एज जो हमारे पड़ोसी सेंट्रल एशिया हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी। तो अब सेंट्रल एशिया की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो अरब जोग्राफर अल खवारिज्मी रॉट अ बुक नेम सिंध। तो अल खवारिज्मी की बुक है सिंध, बाकी काम का नहीं है इसमें। फिर किताब अल अशकल वाज द फर्स्ट क्लाइमेट एटलस प्रिपेयर्ड बाय अल बल्खी। तो अल बल्खी की पहली उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको किताब अल अशकल नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस थी, ठीक है, क्लाइमेटिक एटलस की बुक थी।
फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है अल-बरूनी दोस्तों, अल-बरूनी इंपॉर्टेंट है। तो अल-बरूनी रोट हिज फेमस बुक किताब अल हिंद। तो ये भी पूछ सकता है कि किताब अल हिंद किसकी बुक है, तो आप अल-बरूनी में टिक कर लेंगे, ठीक है। जो कि किताब हिंद का जो अर्थ है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड अरब्स वर द फर्स्ट टू प्रेजेंट अ सीजनल अकाउंट ऑफ मॉनसून। तो जो मॉनसून आता है दोस्तों इंडिया में, उसका भी पहली बार जो सीजनल अकाउंट देखने को मिलता है वो अरब्स से जो राइटर्स थे उनकी बुक में देखने को मिलता है। फिर आ जाता है अगला पॉइंट दोस्तों, मार्को पोलो वॉज द ग्रेट ट्रेड ट्रेवल फ्रॉम द 13th सेंचुरी हु ट्रेवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द मेडिटेरियन सी टू द पैसिफिक ओशन। तो मार्को पोलो दोस्तों एक ट्रेवलर था, 13th सेंचुरी में इसने मेडिटेरियन सी से पैसिफिक ओशन की ओर यात्रा की थी। तो आप मार्को पोलो इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं कि इसने मेडिटेरियन सी से पैसिफिक ओशन में पहली बार ट्रेवल करने वाला इंसान था मार्को पोलो। फिर आ जाता है 1947 में पोर्तुगीज ट्रेवलर वास्को ड गामा रीच्ड द कलिकट पोर्ट केप ऑफ गुड होप से आया था और डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया। तो 1497 दोस्तों, ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, 1497 में एक पोर्तुगीज ट्रेवलर जिसका की नाम था वास्को ड गामा, वो कलिकट कलिकट केरल में पहुंचा, ठीक है। और जो ये आया था केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका का साउथर्न पार्ट है, वहां पर से केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये इंडिया की तरफ को आया था। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के इधर को केप ऑफ गुड होप है, तो यहाँ से यूरोप से आते हुए केप ऑफ गुड होप में रुक के इंडिया के केरल कलिकट में पहुंचा था दोस्तों। और ये माना जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने की सी रूट टू इंडिया को सर्च किया था। बाकी और भी बहुत सारे ट्रेवलर्स जो है पुर्तगाल इटली से निकले थे इंडिया को ढूंढने के लिए, बट सब जो सक्सेसफुल हुआ था वो था वास्को ड गामा, ऑलराइट। तो हु सर्च इंडिया, ये कहीं मैं ये भी देख रहा था कि इंडिया की खोज किसने करी है दोस्तों। तो इंडिया की खोज वास्को ड गामा ने नहीं करी है, इंडिया के सी रूट की, ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज की है वास्को ड गामा ने। बाकी इंडिया खोजने वाली चीज थोड़ी है दोस्तों। फिर क्रिस्टोफस कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका विच वॉज एट दैट टाइम गिवन द नेम ऑफ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो क्रिस्टोफस कोलंबस जो था उसने अमेरिका की डिस्कवरी करी। अब डिस्कवरी इस टाइप से डिस्कवरी नहीं दोस्तों कि यूरोपियन कंट्रीज में जब अमेरिका को कोई भी नहीं जानता था और कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, तो सारे देश जो है वो एक दूसरे को गुलाम बनाने के लिए निकलते थे, खासकर यूरोपियन देश। तो ऐसे ही जो क्रिस्टोफस कोलंबस हैं वो भी निकले थे, कहा जाता है कि वो इंडिया की सर्च में निकले थे, बट घूमते घूमते अमेरिका पहुंच गए। अब कितना इसमें सच्चाई है वो तो कोलंबस ही बता सकता है। तो ये अमेरिका को इसने सर्च कर लिया ऐसे ही कि ये भी एक अच्छा, ये भी एक देश है करके यूरोपियन कंट्रीज के सामने लेके आए कौन, क्रिस्टोफस कोलंबस। एंड जो अमेरिका को उस टाइम पे नाम दिया गया था वो दिया गया था न्यू वर्ल्ड, ठीक है। उस समय न्यू वर्ल्ड नाम से जाना जाता था अमेरिका को। और न्यू वर्ल्ड वाज नेम्ड अमेरिका आफ्टर द नेम ऑफ पोर्तुगीज एमरीगो वेस्पुकी। तो एमरीगो वेस्पुकी एक पोर्तुगीज ट्रेवलर थे जो बाद में अमेरिका में गए थे, तो उन्हीं के नाम पे जो है वो अमेरिका वर्ल्ड पड़ा, ठीक है। एमरीगो था तो अमेरिका वर्ल्ड जो है इन्हीं के नाम पे पड़ा गया, उससे पहले इसको न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। फिर पोर्तुगीज ट्रेवलर मैगलेन वेंट अराउंड द होल वर्ल्ड अराउंड 1520 एडी। तो 1520 एडी में मैगलन पहला ऐसा पोर्तुगीज ट्रेवलर था जिसने कि पूरे विश्व की समुद्री मार्ग से यात्रा की थी, ठीक है। तो समुद्री मार्ग उस समय हुआ करता था, तो पूरी समुद्री मार्ग से पूरे विश्व को घूमने वाला पहला व्यक्ति था मैगलन। अभी भी आप में से बहुतों का सपना होगा पूरा विश्व घूमना, तो वो मैगलन 1520 एडी में पूरा कर चुका है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो यार, पोर्तुगीज आपको बहुत जगह दिख रहे होंगे, इंडिया की खोज में कोई पोर्तुगीज है और अमेरिका में पोर्तुगीज दिख रहा है आपको। तो इटली, पोर्तुगीज जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ये उस समय बहुत ही रिच कंट्रीज हुआ करते थे दोस्तों, और ये एक टाइप से खोजी पना इनके अंदर बहुत ज़्यादा था। ये नई नई चीज़ें खोजने का प्रयास में जारी रहते थे दोस्तों। तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर ट्रैवलर जो है वो पोर्तुगीज ही होते थे, ऑलराइट। फिर आ जाता है ट्रेवलर सेलर ऑफ हॉलैंड तास्मान डिस्कवर तस्मानिया ट्रेवल्ड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये ट्रेवलर थे, ट्रेवलर सेलर हॉलैंड का एक ट्रेवलर था तास्मान, जिसने कि तस्मानिया को ढूंढा था, एंड ट्रेवल न्यूजीलैंड भी वो घूम के आया था। ये कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है।
फिर है द इंग्लिश सेलर कैप्टन जेम्स कुक ट्रेवल अराउंड अंटार्कटिका बिटवीन 1772 टू 1775 व्हाइल रोल्ड एमंडसन डिस्कवर्ड साउथ पोल इन 1911। तो जो है अंटार्कटिका जो कि साउथर्न हिस्सा है पूरे अर्थ का, जैसे ये अर्थ है इसके सबसे साउथर्न पार्ट में आपको अंटार्कटिका देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ की यात्रा की थी कैप्टन जेम्स कुक ने। और सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जो साउथ पोल जो कि साउथर्न पूरा साउथ पोल होता है, ठीक है, पोल आपको पता होगा, जैसे ये अर्थ है तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ, साउथ पोल ऊपर की तरफ। तो साउथ पोल की पहली बार जो यात्रा की थी वो की थी एमंडसन ने। ठीक है, तो पोल्स में ज़्यादातर बर्फबारी हुई रहती है, ज़्यादातर क्या पूरे बर्फ से ढके रहते हैं। तो एमंडसन जो था उसने साउथ पोल को डिस्कवर किया था। और अंटार्कटिका की जो यात्रा थी वो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ये चीज़ आप याद रखना। अब देखो फेमस डिस्कवरीज जो उस टाइम पे हुई थी दोस्तों, तो प्रिंटिंग प्रेस 1400, आप मान के चलिए कि 1500 ईस्वी के अराउंड प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो खोजी गई थी प्रिंटिंग प्रेस। और एक बड़ा रिवॉल्यूशन था क्योंकि उसके बाद न्यूज़पेपर आर्टिकल छपना शुरू हुए। तो प्रिंटिंग प्रेस आप मान के चलिए कि 1500 यानी 400 1470 एडी के अराउंड जो है वो इसका इन्वेंशन हुआ था, चाइना में हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन। फिर आ जाता है सोलर सिस्टम की जो 1543 में कॉपरनिकस ने जो है सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। उसके बाद टेलीस्कोप की जो खोज थी वो गैलीलियो ने की थी। कब की थी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने की थी इंपॉर्टेंट, सोलर सिस्टम कॉपरनिकस, टेलीस्कोप गैलीलियो, और एस्ट्रोनॉमी केपलर। ठीक है, केपलर ने एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है और आपने पढ़ा भी होगा केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, प्लानिटरी मोशन के लिए लॉ भी दिए हैं केपलर ने, अगर जो आप फिजिक्स पढ़ने वाले होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। फिर होगा स्फेरॉइड शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप जो स्फेरॉइड है ये चीज प्रूफ करके दी थी न्यूटन ने। ठीक है, बताया बहुतों ने था स्फेयर है करके, बट प्रूफ जो की थी वो की थी न्यूटन ने। फिर बाकी इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, आपको टाइम हो तो पढ़ के आप जा सकते हैं। ऑलराइट, फिर यहाँ पर है एक इम्पोर्टेंट कि एक जर्मन जोग्राफर, क्या हो रहा है यार, ठीक है, जर्मन जोग्राफर एलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट रॉट हिज फेमस बुक कॉस्मोस। तो कॉस्मोस की, कॉस्मोस जो बुक है वो लिखी थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। अब कॉस्मोस मतलब कि यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत उसमें जानकारी देने की कोशिश की थी। और इसी के साथ साथ हम्बोल्ट कॉइंड द टर्म क्लाइमेटोलॉजी एंड permafrost, एंड हमबोल्ट इज द फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड मॉडर्न ज्योग्राफी। तो हमबोल्ट इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये इसको याद कर लीजिए और लिखने चाहते हैं तो लिख लीजिए कि अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट की जो बुक थी वो थी कॉस्मोस। कॉस्मोस मीन्स की कॉस्मोलॉजी का डेवलपमेंट भी इसमें से ही हुआ था। एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। जैसे कि आपको पता होगा कि यार ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे ओशियनोग्राफी होती है, क्लाइमेटोलॉजी होती है, बहुत सारी ऐसे ब्रांचेज हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी की जो फादर माना जाता है या जिसने क्लाइमेटोलॉजी ये वर्ड दिया ये भी हमबोल्ट थे। और पेर्माफ्रॉस्ट जो वर्ड है वो भी हमबोल्ट ने ही इशू किया था या कॉइंड किया था। फिर हमबोल्ट इज नोन एज फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर भी इनको ही कहा जाता है। और फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी, वेजिटेशन ज्योग्राफी जिसमें कि प्लांट्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, प्लांट की ग्रोथ वगैरह के, सॉइल प्लांट की ग्रोथ, इस टाइप की जो ज्योग्राफी होती है वो वेजिटेशन ज्योग्राफी के अंदर आती है, वो भी हमबोल्ट को ही उसका भी फादर माना जाता है। फिर है दोस्तों द जर्मन ज्योग्राफर राटजेल इज कंसिडर्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो फादर माना जाता है वो राटजेल को माना जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर भी राटजेल को माना जाता है। तो आप ये याद रखो। और उनकी बुक का नाम है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। अब एंथ्रोप मीन्स होता है कि ह्यूमंस और ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर राटजेल को माना जाता है। और उनकी बुक है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। बाकी इसमें कुछ काम का नहीं इसके बारे में जानना। फिर है फ्रेंच ज्योग्राफर विडाल डी, एक सेकंड कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर गए हम। अब देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंपेयर्ड द स्टेट विद द ऑर्गेनिज्म एंड हेल्ड द एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्री टू फुलफिल द नेचुरल बायोलॉजिकल नीड। ठीक है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने मीन्स जो भी एक स्टेट होता है, जो भी एक संघ है, उसको किसकी तरह कंपेयर किया है, उसको कंपेयर किया इन्होंने एक मीन्स एक ऑर्गेनिज्म की तरह। जैसे ऑर्गेनिज्म होता है वो धीरे धीरे खुद को एक्सपेंशन करता है, ग्रोथ लेता है, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो भी अपने को क्या करना चाहता है,
अपनी बाउंड्री को एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है। ऑलराइट, फिर है फ्रेंच ज्योग्राफर विडाल डे ला ब्लाच विडाल डे ला ब्लाच, रियल फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमने पहले भी देख लिया ऊपर भी। तो ये रियल फाउंडर विडाल डी ला ब्लाच को कहा जाता है। बाकी ये यार ये इन्फॉर्मेशन इतनी कुछ खास नहीं है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने आपको बताया भी नहीं कि कोई की पॉइंट है, क्योंकि इनमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, खाली टाइम खर्च करना इसमें बेकार है। फिर कार्ल सावर इज नोन एज द फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी का फादर कार्ल सावर को माना जाता है। तो आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए कि कल्चरल ज्योग्राफी का फादर कार्ल सावर को माना जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का इसको माना जाता है। इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटिश ज्योग्राफर हर्बस्टोन हैज डिवाइडेड इनटू वर्ल्ड इनटू 15 नेचुरल रीजन्स। ठीक है, तो जो हर्बस्टोन था, ब्रिटिश ज्योग्राफर था, इसने जो पूरा विश्व है उसको 15 नेचुरल रीजन्स में बांटा हुआ था दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, वेजिटेशन। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे पूरे विश्व को इसने 15 रीजन्स में बांटा था। जैसे अभी हमने कॉन्टिनेंट में बांटा हुआ है, तो इसी तरीके से इसने 15 नेचुरल रीजन्स में हर्बस्टोन ने बांटा हुआ था पूरे वर्ल्ड को। अब देखो दोस्तों, अगला टॉपिक है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड दोस्तों कॉस्मोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो कॉस्मोलॉजी के अंदर आती है, कॉस्मोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी की एक ब्रांच भी है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत इसमें पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी। वैसे एक अलग सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है कॉस्मोलॉजी, बट थोड़ा बहुत जनरल आइडिया हम ज्योग्राफी में लेते हैं। तो यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, और एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे। तो ये हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट में कवर। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर अभी का, और ये एक डेमो लेक्चर भी था दोस्तों। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन जो जो काम की थी वही मैंने आपको बताई है, और अच्छी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी दोस्तों। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने और दोस्तों के साथ जो कि किसी भी जीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ल्यूसेंट की जीके सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी की कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, कोई भी बंदा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम तक के लिए ल्यूसेंट की बुक जो है मोर देन सफिशियंट है, सफिशियंट बुक है। तो आप इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको लगता है कि आपने टाइम वेस्ट किया इस वीडियो को देख के, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना दोस्तों। तो लाइक डिसलाइक के रेशियो पे ही फाइनल हम आउटपुट निकाल पाएंगे कि सेकंड वीडियो या सेकंड लेक्चर को कब अपलोड करना है दोस्तों। तो यही चीज़ है। और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लेना, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी आप जरूर से हिट करे रखना दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो किसी भी टाइम आ सकती है। तो अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने हमारे पॉलिटिकल साइंस का, जो ल्यूसेंट की पॉलिटिकल साइंस का हमने जो कोर्स शुरू किया है उसको नहीं देखा है, तो वो आपको यहाँ पर आई बटन में भी देखने को मिल सकता है। और अगर आई बटन में मैंने नहीं भी डाला होगा दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट में जाना, चैनल में जाना, वीडियो के बगल में प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना ल्यूसेंट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन करके मिल जाएगा आपको। और इसी के साथ साथ मैं ये ज्योग्राफी का भी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ दोस्तों। इसमें 20 आवर कोर्स है, तो लगभग 25-30 वीडियो इसमें बनेंगी, आधे 1 घंटे की जो भी बनेंगी। तो आप सारी की सारी वीडियोस को जरूर से देखना, इस कोर्स को जरूर से फॉलो करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।